वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है कि हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी के बारे में हम लोग को पहले से पता चल गया था। जब हम लोगों ने एक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का मान हम लोगों ने जब पता किया था, तो उसमें जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पता किया था, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो ये हम लोगों का जो था, तो हम लोग इस फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला था, इस फोर्स को हम लोगों ने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसको हम लोगों ने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी को हमने बोला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को हम लोगों ने बोला था। तो अब इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस चैप्टर को, जैसे कोई भी पढ़ता है इस चैप्टर को तो बोलता है कि इस चैप्टर में सारा का सारा जो चीज़ दिया वो सब न्यूटन्स के बारे में दिया गया है, मतलब न्यूटन्स ने दिया है इस चीज़ को। तो जो न्यूटन बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, यानी पूरे फिजिक्स का फादर उनको कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन को। लेकिन इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन सर ने ही दिया है, ऐसी भी कोई बात सही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर यानी ग्रेविटेशनल चैप्टर हम लोग सिर्फ न्यूटन सर की वजह से पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अभी जो हम लोग इस चैप्टर में जो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, कैपिटल जी की मान, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो हम लोगों को जो मिला, ये कैसे मिला, एक मतलब कि न्यूटन सर के डेथ के बाद लंबे समय के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैवेंडिश, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने कैवेंडिश ने अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये पता किया कि जो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। और इसके यूनिट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है वो किन्होंने दिया था, कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है। तो न्यूटन्स के डेथ के बहुत लंबे समय बाद ये आए थे। तो कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग इनकी वजह से जानते हैं, कैवेंडिश की वजह से जानते हैं। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें हैं वो सब न्यूटन की वजह से हमें पता चला, सर न्यूटन की वजह से पता चला। अगर हम बात करें तो एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। अगर उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर तुम लोग करोगे तो उनको ऐसे बोला जाता है आर्यभट्टा। क्या बोलते हैं बाबू? आर्यभट्टा। तो न्यूटन के आने से हजारों साल पहले इन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिनका नाम था आर्यभट्टिया, ठीक है, इनके बुक का नाम था। तो उस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया था किसके बारे में, मून के मोशन के बारे में, प्लैनेट के मोशन के बारे में आर्यभट्ट ने बता दिया था हजारों साल पहले, न्यूटन के हजारों साल पहले। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैप्लर्स। क्या नाम है बाबू? कैप्लर्स। आज जो हम लोग पढ़ते हो कि सन के चारों ओर एक सर्टेन ऑर्बिट में बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, तो इनके बारे में भी कैप्लर्स ने जानकारी दी थी, ठीक है। और यहाँ पे भी दो प्लैनेट्स के बीच में जो एक दूसरे के, कभी ये प्लैनेट इसमें नहीं आ जाता है, यहाँ उसमें नहीं आ जाता है, एक प्लैनेट दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या वजह है बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये लोग भी हैं जिन्होंने इस चैप्टर को कंप्लीटली दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल के फोर्स के बारे में हम लोग को पहले से जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इन सम कॉमन केसेस, है ना। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज़ नीचे गिर जाती है, इसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम होती है क्या? देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटेशनल
फोर्स इन सम केसेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इन सम केसेस। जैसे अगर मान लो हम लोग बात करते हैं, मान लो कि कोई दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, ये दो ठो दोस्त हैं और वहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है खाने पीने का और ये एक चेयर है, यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए हैं चेयर में, है ना। और इन्होंने कहा कि जब वहाँ पे जो वेटर आया उन्होंने बोला कि आप दोनों को क्या चाहिए, तो बोला कि हम लोगों को एक कप चाय दे दीजिए दोनों को, मतलब एक कप इनके लिए एक कप इनके लिए। तो दोनों के पास एक कप चाय यहाँ पे मिल गया, रख दिया गया टेबल में, ठीक है। अब क्या हुआ कि अभी दोनों सोचने लगे, इन दोनों पढ़ के आए थे, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ के आए थे, दोनों सोचने लगे कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, है ना। और वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये जो चाय की जो कप है, दोनों एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं रहा है भाई, दोनों टकरा क्यों नहीं रहे भाई, अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई, अगर यहाँ पे दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो अब जरा हम लोग देखेंगे कि आखिर ये दोनों क्यों नहीं चिपक रहे हैं। सच्चाई बात है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। हाँ या ना बोलिए, ठीक है। तो सर अगर ऐसी बात है, दोनों कप जो है चाय के जो कप है एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं गए, टकरा क्यों नहीं, टकरा के फूट क्यों नहीं गए, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मान लो ये जो कप जो है, वो जो प्याली है, वो उसकी मासेस मान लीजिए है 0.25 kg, ये वाला भी है और ये वाला भी, सेम मासेस का दोनों जरा है। अब जरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो हम लोगों के बीच में पता है कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी फॉर्मूला होती है F = G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R², ठीक है। कैपिटल G का वैल्यू हम लोगों ने जस्ट अभी पता किया कि कैपिटल G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। मास ऑफ द फर्स्ट कप जो हमारे पास है 0.25 kg एंड मास ऑफ द सेकेंड कप जो हमारे पास है 0.25 kg। और सपोज करो कि इन दोनों का बीच का जो दूरी है, वो मान लीजिए 1 मीटर का है। कितना है बाबू? 1 मीटर। तो यहाँ पे r के बदले में क्या बैठाएंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं यहाँ r² है ना, इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, आप देख लो सॉल्व करके, 4.2 इंटू 10⁻12। और ये चूंकि एक तरह का फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? न्यूटन। पता चल पाया? और ये जो फोर्स है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इस चीज़ का, 4.2 इंटू 10⁻12 है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये बहुत ही इग्नोरेबल फोर्स है। और इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो ये वाला है। कौन वाला है बाबू? 4.2 इंटू 10⁻12 न्यूटन, 4.2 इंटू 10⁻12 न्यूटन। और ये इतनी छोटी वैल्यू है, कि फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच, मतलब ये जो सरफेस और कप के बीच में, मतलब ये कप चाह रहा है, ये वाला कप चाह रहा है हम इधर जाएं, ये भी चाह रहा है इधर जाएं, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको रोक दे रहा है, इतना छोटा वैल्यू है ये, किसी को रोक दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है इधर। फिर ये वाला इधर आना चाह रहा है, लेकिन इसमें जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इस कप के द्वारा यहाँ लगाया जा रहा है, इसके द्वारा यहाँ लगाया जा रहा है, चिपकना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक और फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड द बॉटम ऑफ द कप, जिस फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्स वो उसको रोक दे जा रहा है। और हम लोग को पता है फ्रिक्शनल फोर्स का क्या नेचर होता है, इट ऑलवेज अपोज द मोशन, वो किसी को मोशन होने नहीं देता है, वो रोक रखता है, वो तो रोक रखा है फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक रखा है, ज़्यादा नहीं दे रहा है। समझ में आया? दैट्स वाई दोनों कप आपस में चिपक नहीं रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया कि अगर टेबल पे जो दो कप थे वो आपस में चिपक क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था उसकी वैल्यू बहुत कम थी, 4.2 इंटू 10⁻12 न्यूटन, एक बहुत ही छोटी वैल्यू है ना। और ये चाह रहा है उस फोर्स की वजह से चिपके इधर, ये भी चाह रहा है कि चिपके इधर, लेकिन बहुत ही कम वैल्यू है उस फोर्स का, मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो
तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना उसको आने नहीं दे रहा, आमने सामने रोक दे रहा है। और हम लोग को पता है फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या है, इट ऑलवेज अपोज द मोशन, हाँ या ना बोलिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सर, अगर किसी इंसान को या कोई पत्थर या कोई कुछ भी 35 kg का है मान लीजिए, उसको नीचे अगर छोड़ दें, अर्थ उसको क्यों चिपका लेता है अपने पास? वहाँ पे क्या ऐसा हो गया सर कि वो चिपक गया, है ना? तो अब जरा ध्यान से सोचो, चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ भी निकाल लेते हैं कि क्या होगा उस जगह पे। यानी F इज इक्वल टू उन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और उस 35 kg कोई भी वस्तु है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कैपिटल G, ये कैपिटल M हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ द अर्थ, ये छोटा m मान लेते हैं हम लोग मास ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट दैट इज द 35 kg, हाँ या ना बोलिए। और ये r मतलब हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, हम लोग जितने भी अर्थ में हम लोग हैं, तो हमारा और अर्थ का बीच का जो दूरी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द अर्थ, तो जो अर्थ की रेडियस है वही हम लोग अर्थ के बीच का दूरी कहलाएगा, हाँ या ना बोलिए। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू बैठा दें, पुट करें वैल्यू, तो कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। व्हाट इज द कैपिटल जी? 6.67 इंटू 10 to the power -11। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? हाँ, वेरी गुड, 6 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम। और जो दूसरी ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा बॉडी है, वो कितना केजी का है बाबू? 35 केजी का, हाँ या ना बोलिए। और रेडियस ऑफ द अर्थ, अब रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है ये देखो, 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर, समझ रहे हो ना? और चूंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे बाबू? स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको लगभग में अप्रोक्स में 342 न्यूटन आपको देखने को मिलेगा। और 342 न्यूटन जो है एक बहुत ही छोटी वैल्यू नहीं है, ये एक थोड़ी बड़ी वैल्यू है, ये बड़ा मैग्नीट्यूड है। डेट्स वाई यहाँ फोर्स का मान थोड़ा ज़्यादा है, जिस कारण से 35 किलो का वस्तु पे जो अर्थ के द्वारा जो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इसको चिपका ले रहा है, हाँ या ना बोलिए, है ना?